अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। मैं सुबह मामूल से जल्दी थाने चला गया। इस रोज़ काम कुछ ऐसे थे कि मुझे तुलुए आफताब से पहले थाने जाना था। मैं अभी अपने दफ्तर में दाखिल हुआ भी नहीं था कि 3 हिंदू थाने में आए। हिंदू ख़्वाह कितनी ही ऊंची हैसियत का हो, मैं इसे मोअज़्ज़िज़ कभी ना कहूँ, लेकिन इन तीनों को मैं मोअज़्ज़िज़ीन सिर्फ़ इसलिए कह रहा हूँ कि ये पुलिस की इस्तिलाह है। ये तीनों कस्बे के आड़ती थे और अच्छे खासे अमीर कबीर लोग थे। इनमें एक बड़ा ही भद्दा गोलगप्पा छोटे नाटे कद का आदमी था। इसकी आंखों में आंसू थे। मैंने इन्हें अपने दफ्तर में बिठाया और आमद का मुद्दा पूछा। मेरी बीवी कत्ल हो गई है, गोलगप्पे ठेंगने ने सिसकी सी लेकर कहा। इसके साथ जो 2 हिंदू आए थे वो इसके पड़ोसी भी थे और मंडी में वो भी आड़ती थे। इस शख्स का नाम पंडित श्रद्धानंद था। इसने बताया कि वह हस्बे मामूल सहरे के वक्त उठा तो बीवी को बिस्तर से गायब पाया। ये कोई परेशानी वाला मामला नहीं था। बीवी भी इसी वक्त जाग उठने की आदी थी, लेकिन बहुत देर गुजर गई और बीवी गायब ही रही। वो इतनी देर गुसल खाने में नहीं रह सकती थी। ये शख्स इसे कमरों में ढूंढने लगा। वो जब बैठक में गया तो बीवी को फर्श पर पड़े देखा। इसे हिलाया, आवाज़ें दी और झंझोड़ा, लेकिन वो मरी पड़ी थी। इसकी पथराई हुई आंखें कुछ ज़्यादा ही खुली थीं और मुंह भी खुला था। इस हिंदू की उम्र 40 वर्ष से तजावुज़ कर चुकी थी। इसकी एक बेटी थी जिसकी उम्र 16 साल हो गई थी और इससे छोटा बेटा था जो 12-13 साल का था। वो बेचारे इसकी क्या मदद कर सकते थे। ये शख्स पड़ोसियों के हाथ दौड़ा गया और शोर शराबा किया। पड़ोसियों ने जाकर देखा और इसे कहा कि लाश को वहीं पड़ा रहने दो और इसके साथ थाने चले आए। मैं जिस दौर की बात सुना रहा हूँ उस वक्त तक कत्ल की वारदात यूँ समझी जाती थी जैसे ज़लज़ले का शदीद झटका आया हो। बेशतर क़ारीन इस दौर को तसव्वुर में नहीं ला सकेंगे जब कत्ल की इत्तला पूरे थाने को बुनियादों तक हिला डालती थी और डीएसपी वगैरह तड़प उठते और इलाका थानेदार की जान को आ जाते थे। आज पाकिस्तान में कत्ल को एक मामूली सी वारदात समझ लिया गया है। कत्ल की वारदातें भी इतनी हो गई हैं कि थाने के अंदर भी कत्ल होते हैं और बाहर का तो हिसाब ही नहीं। ये हिंदुस्तान के इलाके की वारदात है जो हिंदुओं की गालिब अक्सरियत का इलाका था। वहाँ कत्ल का तसव्वुर तो मौजूद था, अमलन इतनी संगीन वारदात कभी कभी हुआ करती थी। मैंने पंडित श्रद्धानंद से वो मालूमात हासिल कर लीं जो कत्ल की इत्तला पर की जाती हैं और फिर मैंने इन कामों को सर्द खाने में फेंक दिया जिनकी खातिर मैं इतनी सवेरे थाने आया था। मेरे साथ एक हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल थे। वारदात वाले मकान तक पहुँचे तो मुझे सदर दरवाजे की बजाय बैठक वाले दरवाजे से अंदर ले जाया गया और बताया गया कि जब पंडित मौसूफ ने अपनी बीवी की लाश देखी थी तो उसने बैठक का बाहर वाला दरवाज़ा खुला पाया था। ये दरवाज़ा गली में खुलता था। मुझे इसी दरवाजे से अंदर ले जाया गया। मेरे सामने फर्श पर एक औरत की लाश पड़ी थी। मैंने उसका चेहरा देखा। चेहरे पर अज़ियत और कर्ब के आसार अभी तक मौजूद थे। इन आसार के होते हुए भी औरत खूबसूरत लगती थी। मैंने अपने तजुर्बे की बिना पर इसकी उम्र का तयन 40 वर्ष से 1-2 वर्ष ऊपर किया। इस उम्र में भी उसके चेहरे पर जवानी के आसार मौजूद थे। ये चेहरा मर चुका था, लेकिन मैं इसकी खुली और पथराई हुई आंखों में और चेहरे पर जवानी के आसार देख रहा था। मैंने लाश का मुआयना शुरू किया। सबसे पहले गर्दन देखी जिस पर बड़े साफ निशान थे जो गवाही देते थे कि इसका गला घोंटा गया है। मैंने ये भी देख लिया कि गला हाथों से या रस्सी से नहीं घोंटा गया बल्कि कपड़ा इस्तेमाल किया गया था। कपड़े के निशान मुख्तलिफ होते हैं। पूरे जिस्म को देखा। लाश की करवट बदल कर देखा। जिस्म पर कहीं और किसी किस्म के तशद्दुद के निशानात नहीं थे। मैंने लाश की बरामदगी के कागजात तहरीर किए और इस तहरीर पर 2 गवाहों के दस्तखत लेकर हेड कांस्टेबल से कहा कि वो लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाए। मकतूला के खामिद ने चारपाई और चारपाई उठाने के लिए आदमियों का इंतज़ाम कर दिया और लाश चली गई। क्या रात कोई मेहमान आया था? मैंने पूछा। किसी मेहमान के लिए ही बैठक खोली गई होगी और इसे बाहर वाले दरवाजे से रुखसत किया गया होगा। कोई मेहमान नहीं आया था।
مقتولہ کے خامد نے جواب دیا۔ ایسے تو ہو نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی کا کوئی ایسا مہمان آیا ہو جس کا مجھے علم نہ ہو۔ پھر آپ کی بیوی بیٹھک میں کیوں آئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ رات کے وقت اس کا اس بیٹھک میں آنا میری سمجھ میں بھی نہیں آتا، اس نے کہا۔ میں جب بیٹھک میں آیا اور لاش دیکھی تو سب سے پہلے گلی والا دروازہ دیکھا جو کھلا ہوا تھا۔ بہت سوچا ہے لیکن کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کون تھا اور کس طرف سے آیا تھا۔ رات کو کبھی کبھار دروازے پر دستک ہوتی ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ اگر ایسا ہوتا رہا ہے تو دروازہ کھولنے کون باہر نکلتا ہے، آپ یا آپ کی بیوی یا نوکر؟ گھر میں نوکر نہیں، اس نے جواب دیا۔ دروازہ میں ہی کھولا کرتا ہوں۔ رات کے وقت میں عورت کو دروازے تک جانے نہیں دیتا۔ ویسے بھی برا لگتا ہے کہ مرد گھر میں ہو اور دروازہ کھولنے عورت جائے، یہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون آیا ہے۔ میں نے دروازہ اچھی طرح دیکھا، اس کی چٹخنیاں دیکھیں۔ دروازہ کہیں سے بھی ٹوٹا ہوا نہیں تھا اور کوئی ایسی نشانی نظر نہ آئی جس سے پتہ چلتا کہ قاتل نے باہر سے دروازہ کھول لیا تھا۔ یہ خیال بھی آیا کہ فرض کیا قاتل نے باہر سے دروازہ کھول لیا تھا تو اسے یہ بیٹھک خالی ملنی چاہیے تھی۔ مقتولہ بیٹھک میں کیوں آئی تھی؟ بیٹھک میں دوسرے فرنیچر کے علاوہ ایک قیمتی پلنگ بھی پڑا ہوا تھا۔ میں نے شردھانند سے پوچھا کہ اس کی بیوی کہاں سویا کرتی تھی؟ اس نے جواب دیا کہ اس کے سونے کا کمرہ الگ ہے اور ہمیشہ اسی کمرے میں سویا کرتی تھی۔ میں نے سارا مکان گھوم پھر کر دیکھ لیا، اندر آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ مکان خاصا کشادہ تھا اور اس میں کمرے بھی 6-7 تھے، ڈیوڑی بھی تھی اور بالائی منزل بھی تھی۔ یہ مجھے ناممکن نظر آیا کہ چھت کی طرف سے کوئی نیچے اترا ہوگا۔ مقتولہ کے خامند سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ صدر دروازہ اندر سے ٹھیک طرح سے بند تھا۔ میرے کہنے پر پنڈت شردھانند مجھے سونے والے کمرے میں لے گیا جہاں میں نے 2 پلنگ بچھے ہوئے دیکھے۔ مجھے وہ پلنگ دکھایا گیا جہاں مقتولہ سوتی تھی۔ یہ کمرہ بیٹھک سے دور تھا۔ فاصلے کا اندازہ اس طرح کریں کہ بیٹھک اس مکان کے ایک کونے میں تھی اور سونے کا کمرہ اس کے بالمقابل کونے میں تھا۔ سونے والے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں اس میاں بیوی کی بیٹی اور اس کا چھوٹا بھائی سوتے تھے۔ یہ بہن بھائی گھر میں موجود تھے اور بری طرح رو رہے تھے۔ میں نے انہیں ذرا بہلایا اور پوچھا کہ انہوں نے رات کو دروازے پر دستک سنی تھی یا نہیں۔ دونوں نے سر ہلا دیے کہ انہوں نے کوئی دستک یا کوئی آواز نہیں سنی تھی۔ میں نے مقتولہ کی بیٹی کو اچھی طرح دیکھا۔ 16 سال اس کی عمر تھی اور بہت ہی حسین و جمیل لڑکی تھی۔ میرے ذہن میں ایک مشاہدہ اور بھی اٹک گیا تھا۔ مقتولہ کو میں نے مردہ حالت میں دیکھا تھا۔ وہ دراز قد اور بڑے ہی اچھے جسم والی عورت تھی۔ اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ موت بھی اس کے چہرے پر پردہ نہیں ڈال سکی تھی۔ اس کے مقابلے میں اس کا خامند ٹھکنے قد کا اور بہت ہی موٹا اور بھدا آدمی تھا۔ اس پر صدمے کا اثر تو تھا ہی، لیکن میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ وہ بات کرتا تھا تو بالکل احمق لگتا تھا۔ بیشتر ہندو تاجروں میں ایک ہی چیز دیکھنے میں آتی تھی کہ انہیں دنیا کی کوئی اور دلچسپی نہیں ہوتی تھی اور عموماً اسی طرح احمقانہ باتیں کیا کرتے تھے، لیکن جب وہ اپنے کاروبار کی، لین دین کی اور سودے بازی کی بات کرتے تھے تو ان میں ایسی دانش مندی اور حاضر دماغی آ جاتی تھی کہ مد مقابل کو چکرا دیتے تھے۔ سوال ایک ہی تھا، مقتولہ رات کو بیٹھک میں کیوں گئی تھی اور دروازہ کس لیے کھولا گیا تھا؟ میں بیٹھک میں جا بیٹھا اور پنڈت شردھانند کو بلا لیا۔ اس سے پوچھا کہ اس کی کسی کے ساتھ ذاتی، خاندانی یا کاروباری دشمنی ہوگی؟ اس نے کوڑا سا جواب دے دیا کہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی۔ میں نے بال کی کھال اتارنے کی پوری کوشش کی لیکن یہ شخص مجھے کچھ بھی نہ بتا سکا۔ پنڈت جی، مہاراج، میں نے قدرے جھنجھلا کر کہا، اگر آپ بیوی کے قاتل کو پھانسی چڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں تو کچھ تو بتائیں جس کی روشنی میں تفتیش کروں۔ آپ تو میرے ہر سوال پر سر ہلا دیتے ہیں۔ میری اس بات پر بھی اس نے تربوز جیسا سر ہلا دیا اور میری مایوسی میں اضافہ ہو گیا۔ اس میں تو کوئی شبہ تھا ہی نہیں کہ مقتولہ نے کسی کے لیے بیٹھک کا گلی والا دروازہ کھولا تھا۔ وہ شخص آیا اور اس عورت کو قتل کر کے چلا گیا۔ میں مقتولہ کے اس پنڈت خامند سے سوال پوچھ رہا تھا اور میں جان چکا تھا کہ اس کے پاس میرے کسی بھی سوال کا تسلی بخش جواب نہیں، پھر بھی میں سوال کیے جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی میرا دماغ سوچ رہا تھا۔ سوچ یہ رہا تھا کہ مقتولہ پیشاب وغیرہ کے لیے اٹھی ہوگی اور کسی نے صدر دروازے کی بجائے بیٹھک کے دروازے پر دستک دی ہوگی اور اس نے جا کر دروازہ کھولا
और वो शख्स इसे कत्ल करके चला गया। इस सवाल में से एक नहायत अहम सवाल उठता था और वो ये कि कत्ल का बाइस क्या था। मकतूला के साथ किसी भी किस्म की ज्यादती नहीं हुई थी, घर में कोई चीज़ चोरी नहीं हुई थी। ये तो मैंने ख़ास तौर पर देख लिया था कि इस कत्ल का बाइस डकैती नहीं था। एक इम्कान ये भी था कि मकतूला की बेटी जवान थी, ये लड़की किसी को चाहती होगी और उसने अपने महबूब को बैठक में मुलाकात का वक्त दिया होगा। वो आया और लड़की ने दरवाज़ा पहले ही खोल रखा था और जब वो अंदर आया तो माँ जाग उठी और बैठक में आई। अंदर आने वाले ने यही बेहतर समझा कि इस औरत को रास्ते से हटा दिया जाए ताकि शहादत ही ना रहे। फिर एक इम्कान ये भी था कि पंडित श्रद्धानंद ने ही इस औरत का गला घोंटा और बैठक में फेंक दिया और सब थाने रिपोर्ट करने जा पहुंचा। ये थे वो इम्कानात जो मेरे जहन में आए और मैंने इन्हें जहन में महफूज कर लिया। मैंने मकान को अच्छी तरह देख लिया था। मैं ऊपर गया था और फिर मैंने इस पंडित को बड़ी ही मेहनत और तवज्जो से खंगाल लिया था, मगर हासिल कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे मकतूला की बेटी और बेटे से कोई न कोई सुराग मिल सकता था, लेकिन अभी वो दोनों सदमे की ऐसी हालत में थे कि हिचकियाँ ले लेकर रो रहे थे। इस हालत में इनसे कुछ उगलवाना मुहाल था। मैं थाने चला गया। मैं अपने साथ पंडित श्रद्धानंद के दोनों पड़ोसियों को ले गया था और इनकी वसातत से एक और पड़ोसी भी मेरे साथ हो लिया था। मैंने तीनों को दफ्तर में बिठाकर लेक्चर दिया और डराया भी। डराया यूं कि शहरी होते हुए इन पर फर्ज होता है कि वो जो कुछ भी जानते हैं पुलिस को बताएं ताकि कातिल बचकर न जा सके। मैंने ये भी कहा कि बाद में अगर पता चला कि इनमें से किसी को या तीनों को कोई इंतहाई अहम बात मालूम थी तो मैं उस शख्स को इस जुर्म में गिरफ्तार कर सकता हूँ कि उसने ज़रूरी शहादत छुपा ली थी। ये भी कहा कि ये कातिल ना पकड़ा गया तो यही वारदात इनमें से किसी के घर में भी हो सकती है। इस तरह लेक्चर देकर मैंने बारी बारी इन्हें अपने पास बिठाकर सवालों जवाब का सिलसिला शुरू कर दिया। कमोबेश 3 घंटे की झकझक के बाद मुझे जो बातें मालूम हुई वो ये थी कि मकतूला इन औरतों में से नहीं थी जिन्हें खामिद अपने पाँव के नीचे दबाकर रखते हैं और उन्हें जायज़ बात करने की भी इजाज़त नहीं होती। खामिद सिर्फ कारोबार में तेज़ तर्रार था, बाकी मामलात में यानी कि माशरती और घरेलू बातों में उसे न कोई दिलचस्पी थी, न उसमें इतनी अक्ल थी कि इन अमूर को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चला सकता या कम से कम समझ ही सकता। पंडित के इन पड़ोसियों ने अफसोस का इजहार करके कहा कि मकतूला पंडित के इख्तियार और काबू में थी ही नहीं। वो इतनी खुश मिजाज थी कि इसकी फहश कलामी सारे महल्ले में मशहूर थी और औरतें से लुत्फ़ अंदोज़ हुआ करती थीं। उसने अपने आप को अभी तक जवान रखा हुआ था, चाल चलन के लिहाज से भी ठीक औरत नहीं थी। मैंने कहा कि खामिद की गैर हाजिरी में इसके घर में कोई आदमी या अपने रिश्तेदारों में से कोई आदमी आता होगा। मुझे ये जवाब मिला कि ये औरत इतनी कच्ची और सादा नहीं थी कि अपने किसी दोस्त को घर बुला लेती। इस घर में खामिद की गैर हाजिरी में सिर्फ एक आदमी आता जाता है और वो है खामिद का मुंशी। मैंने अभी इस मुंशी को नहीं देखा था। इन तीनों ने मुतफ़क्का तौर पर कहा कि मुंशी जवान आदमी है, अभी तक उसने शादी नहीं की और खूब रूह है। ये मुंशी मुसलमान था। पंडित श्रद्धानंद को इस पर इतना एतमाद और भरोसा था कि सिर्फ इसे घर भेजा करता था। घर के कई काम होते थे जो ये मुंशी किया करता था। इन तीनों से मुझे कुछ कारामद बातें मालूम हो गईं। ये तो मेरे तसव्वुर में आया ही नहीं था कि कोई हिंदू औरत इस कदर आज़ाद ख्याल हो सकती है। इनकी बातों से मैंने एक नतीजा ये अख़ज़ किया कि ये औरत बेलगाम थी और उसने खामिद को अच्छा खासा उल्लू बना रखा था। इन तीनों आदमियों के इंकिशाफ़ात से मेरे जहन में ये शुबा उभरा कि मकतूला ने खुद ही किसी को बुलाया था और फिर कोई वजह ऐसी हो गई कि वो इसका गला घोंटकर चलता बना। ये रकाबत भी हो सकती थी। बहरहाल मैं अब ये कह सकता था कि इस कत्ल का बाइस इस घर के अंदर ही है। इस कस्बे में रात चौकीदारों का सरकारी इंतज़ाम था। हर वार्ड का चौकीदार अलग था। इस वार्ड का चौकीदार थाने आया बैठा था और चौकीदारों का मेट भी मौजूद था। जब कभी कोई वारदात हो जाती थी तो इस वार्ड का चौकीदार किसी हुक्म के बगैर थाने आ जाता था, क्योंकि इसे मालूम था कि इसे बुलाया जाएगा। मैंने इन तीनों आदमियों को रुखसत कर दिया और चौकीदार को बुलाया। मैं इस चौकीदार से ये तवक्को रखता ही नहीं था
کہ اس نے اس گھر میں کسی کو داخل ہوتے اور یہاں سے نکلتے دیکھا ہوگا۔ ہر چوکیدار کی ذمہ داری کا علاقہ اتنا زیادہ تھا کہ ان بیچاروں کی استطاعت سے باہر تھا۔ پھر بھی میں نے اس چوکیدار سے پوچھا کہ اس نے اس گلی میں سے کسی کو گزرتے دیکھا تھا۔ چوکیدار نے ایک ایسی بات بتا دی جسے میں امید کی ایک کرن کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ اس کا بیان یہ تھا کہ گزشتہ رات تو اس نے کسی کو نہیں دیکھا تھا، البتہ 6-7 روز پہلے ایک آدمی کو دیکھا تھا۔ تقریباً آدھی رات کے وقت ڈیوڑی کے اس دروازے سے ایک آدمی نکلا اور بائیں کو مڑ کر چلا گیا اور آگے جا کر گلی دائیں کو مڑتی تھی اس طرف غائب ہو گیا۔ اس وقت چوکیدار اس سے کچھ دور کھڑا تھا، وہ اس شخص کو دیکھ نہیں سکا۔ پھر چوکیدار نے یہ بھی بتایا کہ اس سے 7-8 روز پہلے بھی اس نے اسی بیٹھک میں سے کسی بندے کو نکلتے دیکھا تھا، وہ بھی اسی طرف چلا گیا تھا جس طرف یہ دوسرا آدمی گیا تھا۔ اس وقت چوکیدار زیادہ دور نہیں تھا، وہ تیز قدم اٹھاتا قریب آیا تو ایک ہاتھ دروازے میں سے باہر نکلا جس نے کواڑ بند کر دیا۔ گلی کی بتی ذرا دور تھی لیکن اتنی بھی نہیں کہ یہ ہاتھ نظر نہ آ سکتا۔ یہ ہاتھ ہی نہیں تھا بلکہ کندھے تک پورا بازو تھا۔ میں نے چوکیدار سے پوچھنا شروع کر دیا تو اس کی یاد نکھر آئی۔ اس نے میرے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ بازو 100% ایک عورت کا بازو تھا۔ بازو میں چوڑیاں بھی تھیں اور قمیض کی آستین سے صاف پتہ چلتا تھا کہ زنانہ کپڑا ہے۔ اس عورت کا چہرہ سامنے نہیں آیا تھا۔ میں نے یہ تعین کرنے کے لیے کہ یہ ہاتھ یا یہ بازو ماں کا ہے یا بیٹی کا چوکیدار سے پوچھا لیکن وہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ مجھے اس سے ایسی ہی توقع تھی۔ اس نے سراغ رسانی یا جاسوسی کی نظر سے نہیں دیکھا تھا بلکہ اسے اطمینان ہو گیا کہ یہ جو آدمی اس گھر سے نکلا ہے وہ اس گھر کا آدمی ہوگا یا کوئی مہمان ہوگا جسے گھر کی عورت نے رخصت کیا ہے اور یہ کوئی چور اچکا نہیں۔ یوں چوکیدار نے میرے اس شک کی تائید کر دی کہ اس واردات کا باعث اس چار دیواری کے اندر ہی ہے اور یہ کوئی چوری چکاری یا ڈکیتی کی واردات نہیں، نہ یہ واردات اتفاقیہ ہو گئی ہے۔ اب مجھے یہ اطمینان ہو گیا کہ قاتل پہلے بھی رات کے وقت گھر میں آتا رہا ہے اور وہ خود ہی نہیں آتا رہا بلکہ اسے بلایا جاتا تھا۔ یہ میری عقل و دانش اور فہم و فراست کی آزمائش تھی، کوئی سراغ اور کوئی نشان نہیں تھا۔ مجھے اب اپنی عقل سے اور اپنے تجربے سے کام لینا تھا، ورنہ میرے لیے یہ ناکامی ہی ناکامی تھی۔ یہ ایسا کیس تھا جسے پولیس کی زبان میں اندھا قتل کہتے ہیں، یعنی ایسا قتل جس میں قاتل نے کوئی نشان اور کوئی سراغ نہ چھوڑا ہو۔ میں نے چوکیدار سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا آدمی یا عورت درکار ہے جو مقتولہ کے بارے میں اندر کی باتیں بھی بتا سکے۔ یہ تو میں نے اپنے دوسرے ذرائع سے بھی معلوم کر لینا تھا لیکن میں ہر ذریعے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش میں تھا۔ اسے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں تنکوں کے سہارے ڈھونڈ رہا تھا۔ چوکیدار عقل والا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک عورت کو لے آئے گا جو گھر گھر کی خبر رکھتی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اس عورت کو شام کے بعد لائے گا کیونکہ غریب عورت ہے اور انہی گھروں سے اسے دال روٹی اور کپڑا ملتا رہتا ہے، کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ وہ تھانے آئی تھی۔ چوکیدار کو رخصت کر کے میں نے مخبروں کو تھانے بلانے کا حکم جاری کیا۔ آپ کے ہاں مخبر کا تصور کچھ اور ہوگا۔ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ کیسے کیسے حضرات پولیس کے پاس آ کر مخبری کرتے ہیں تو آپ کا تصور چکنا چور ہو جائے اور آپ حیران بھی ہو جائیں۔ ایک تو پولیس کے پیشہ ور مخبر ہوتے ہیں جن کا سوسائٹی میں کوئی اونچا مقام نہیں ہوتا، مثلاً وارداتیے، رجسٹرڈ بدماش، جرائم پیشہ اور سزا یافتہ لوگ۔ اصل مخبری تو وہ معززین کرتے ہیں جو اپنے اپنے علاقے میں عوام کے حاکم بلکہ حکمران بنے رہتے ہیں، لیکن پولیس کے افسروں کے ہاں جا کر وہ ایک دوسرے کے خلاف غیبت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس فن میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے وہ لوگوں کے گھروں کے اندر کی باتیں معلوم کرتے رہتے ہیں۔ زندگی نے وفا کی تو میں کسی وقت ایسے معزز مخبروں کی بھی ایک دو کہانیاں سناؤں گا۔ علاقے میں کوئی سنگین واردات ہو جاتی تھی تو یہ لوگ فرداً فرداً خود ہی بن بلائے تھانے آ جاتے تھے اور تفتیش کرنے والے افسروں کے لیے روشنی کے مینار ثابت ہوتے تھے۔ ذہن میں یہ رکھ لیں کہ میں یہ وقوعہ اور اس کی تفتیش کی تفصیلات سناتے ہوئے
ऐसे पाबंदी नहीं रख सकूंगा कि ये बात वारदात के कितने दिनों बाद हुई थी और मैंने फलां इक़दाम किस रोज़ और किस वक्त किया था। इस वक्त दिन का था या रात का, बात पुरानी हो गई है, इसलिए दिन और वक्त का तयन मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा। इस कस्बे में एक सरकारी अस्पताल था जिसका डॉक्टर वहीं पोस्टमार्टम किया करता था। हमें ये सहूलत थी कि तफ्तीश में वक्त ज़ाया नहीं होता था। मकतूला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि उसकी मौत रात 11:30 और 12 बजे के दरमियान वाक़ हुई है। ये तस्दीक हो गई कि गला घोटा गया था और मौत का बाइस यही था। गला घोटने के सिवा इस पर किसी भी किस्म का तशद्दुद नहीं किया गया था, न इसकी आबरूरेज़ी की गई थी। ये तो मैंने लाश देखते वक्त ही नोट कर लिया था कि इसने कपड़े पहने हुए थे और इन कपड़ों को छेड़ा नहीं किया था, यानी मकतूला पर दस्तदराज़ी नहीं हुई थी। इस रिपोर्ट की रोशनी में यही कहा जा सकता था कि ये इंतकामी कत्ल की वारदात है। मकतूला की उम्र बेशक 40 वर्ष से ज़्यादा थी, लेकिन वो जवान लगती थी और उसका हुस्न कायम था। इसके बावजूद कातिल ने इस पर मुजरिमाना हमला नहीं किया था, बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि उसने जैसे तवज्जो ही ना दी हो कि ये खूबसूरत औरत है। वो इसे कत्ल करने ही आया था और इसमें इंतकाम का जज्बा इतना शदीद था कि ना उसने उसके हुस्न जवानी की तरफ तवज्जो दी, ना उसने उसके ज़ेवरात उतारे। इसके कानों में सोने के वज़नी झुमके थे, बाजू में सोने की चूड़ियाँ थीं और एक उंगली में सोने की अंगूठी थी। शाम तक 3-4 मुखबिर और दूसरे लोग खुद मेरे पास आ चुके थे। मैं कहानी सुनाने के मामले में तवालत और तफसीलात का कायल नहीं, मैं सिर्फ नहायत अहम बातें सुना रहा हूँ। इन अफराद से मुझे ये बात मालूम हुई कि मकतूल अपनी बदमाशी की वजह से कत्ल हुई है। उसका खामिन ऐसा बुद्धू था कि इसकी किसी के साथ दुश्मनी हो ही नहीं सकती थी। ये तो मैं भी जानता था कि तिजारत पेशा हिंदू किसी के साथ अदावत रखते ही नहीं थे, बल्कि यहाँ तक देखा गया था कि इनसे कोई गाली गलौज कर दे तो भी वो अपनी मतलब बरारी की खातिर हंसते रहते थे। मकतूला के बारे में इनमें से किसी ने भी इसके हक़ में बात नहीं की। उन्होंने कहा कि मुंशी जो पंडित शरदानंद के घर खुले बंदों आता है, किसी कारोबारी या घरेलू काम के लिए नहीं आता, बल्कि मकतूला की खातिर आता है और मकतूला उसकी परवरिश करती है। इस मुंशी का नाम लायक अली था। मैंने यूं नहीं सोचा कि मुंशी के बारे में एक इत्तला मिली तो इसे फ़ौरन थाने बुला लूँ। मैंने इसे जहन में महफूज कर लिया और सोचा कि आगे चलकर इसे थाने बुला लूँगा। इब्तिदाई मरहले में मैं इसे और मकतूला के खामिन को ये तासुर देना ही नहीं चाहता था कि इनके खिलाफ मेरे दिल में शकूक हैं। खामिन के बारे में कह चुका हूँ कि ये इम्कान मौजूद था कि उसने खुद ही मकतूला का गला घोट दिया होगा। मुझे अपने शक के हक़ में रिपोर्टें मिलना शुरू हो गई थीं। मैंने अपनी सर्विस में देखा है कि इस किस्म के सीधे बुद्धू और बुज़दिल आदमी किसी वक्त ऐसे भड़क उठते हैं कि किसी का या अपना ही खून कर देते हैं। फिर इन अफराद ने एक और इंकशाफ किया कि इस घर में एक बड़ी ही हसीन और नौजवान लड़की थी जो कत्ल का बाइस बन सकती थी। मैंने अभी इस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पूछा था, लेकिन इन अफराद ने खुद ही इसका जिक्र किया और बताया कि यहाँ एक हिंदू ठेकेदार है जिसकी उम्र 40 वर्ष से ज़्यादा है। वो बड़ा ही मालदार आदमी है और अय्याश, शराबी और बदकार है। मकतूला अपनी इस बेटी की शादी इस ठेकेदार के साथ कर रही थी। मकतूला ने इससे 50,000 रुपया मांगा था और आखिर 22,000 में सौदा तय हुआ था। अब तक शादी हो जानी चाहिए थी, लेकिन खुफिया इत्तलात के मुताबिक लड़की रजामंद नहीं हो रही थी और माँ इस पर ज़बरदस्ती अपना फैसला ठोंस रही थी। यहाँ मैं थोड़ी सी वजाहत पेश करना चाहता हूँ। हिंदुओं में आज भी ये दस्तूर चलता है कि लड़के वाले लड़की वालों से मुँह मांगा जहेज लेते हैं और इसके साथ कुछ रकम कैश भी मांगते हैं। मैं ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात सुना सकता हूँ कि लड़कों वाले लड़कियों वालों को किस तरह ज़िद करने और परेशान कर देते हैं। वो यूं कि बारात गई और लड़के के बाप ने लड़की के बाप से कहा कि नकद रकम जो तय हुई थी अदा करो, फिर शादी होगी। लड़की के बाप ने कहा कि ये रही रकम।
लेकिन इसमें से 2-4 हज़ार रुपये कम हैं जो वो हफ्ता 10 दिन तक अदा कर देगा। लड़के के बाप ने ये फैसला सुना दिया कि रकम पूरी करो वरना बारात वापस चली जाएगी। तसव्वुर में लाएं लड़की के बाप को कि उसकी क्या हालत होती होगी। ऐसे बाप लड़के के बाप के पांव तक पकड़ लेते हैं, रोते और भीख मांगते हैं कि बारात वापस न ले जाओ, कल बाकी रकम पहुंच जाएगी। लेकिन आमतौर पर लड़के वाले ज़रा भी रियायत नहीं करते, वो रकम लेकर ही शादी करते हैं। माजरत खा हूँ, कहानी कोई और सुना रहा हूँ और इससे ऐसी बात निकल आई जिसे मैं पाया तकमील तक पहुँचा दूँ तो आपकी दिलचस्पी का सामान हो जाएगा। ये एक छोटा सा वाक़या है जो भारत के जनूबी इलाके मद्रास का है। लड़की के बाप ने लड़के के बाप के साथ कुछ रकम तय की थी। बारात आई और लड़के के बाप ने लड़की के बाप से रकम का मुतालबा किया। लड़की के बाप ने रकम पेश कर दी, लेकिन इसमें 5,000 रुपये कम था। उसने कहा कि ये बकाया रकम 4 दिनों में अदा कर दी जाएगी। लड़के के बाप ने रऊनत से कहा कि पूरी रकम लूँगा वरना शादी नहीं होगी और बारात वापस जाएगी। लड़की के बाप ने इसकी मिन्नत समाजत न की, बल्कि यूँ कहा कि उठा, अंदर अपने मकान में गया। वापस आया तो उसके साथ उसका जवां साल घरेलू मुलाजिम था। उसने पंडित से कहा कि मेरी बेटी की शादी अभी मेरे इस नौकर के साथ कर दो। बाराती और दीगर लोग हक्के बक्के रह गए, लेकिन लड़की के बाप ने बड़े इत्मीनान से लड़की का ब्याह अपने नौकर से कर दिया और लड़के के बाप को धुतकार कर वहाँ से उठाया और चलता कर दिया। ये तो हिंदुओं का दस्तूर था जो आज भी चलता है और लड़कियों वाले मजबूरन इसे कबूल करते हैं। आपने ये भी अखबारों में पढ़ा होगा कि कोई लड़की लड़के वालों के साथ किए हुए वादे से कम जहेज लेकर ससुराल गई तो इसके साथ बेहद बुरा सलूक किया गया, यहाँ तक कि उसे जला दिया गया और ये कहा गया कि चूल्हा फटने से मौत वाक़ई हुई है और जल गई है। इस दस्तूर के खिलाफ पंडित श्रद्धानंद के यहाँ गंगा उल्टी चल पड़ी थी। वो कोई अमीर कबीर ठेकेदार था जिसके पास इतनी दौलत थी कि वो 1-2 नौजवान लड़कियों को खरीद सकता था। उसने कहीं श्रद्धानंद की बेटी को देख लिया होगा और श्रद्धानंद से राब्ता करके सौदा तय कर लिया। उसकी उम्र लड़की की उम्र से 2.5 गुना ज़्यादा थी। चंद और मुखबिरों से मुझे ये भी मालूम हुआ कि ये सौदा मकतूला ने किया था। वो अय्याश औरत थी और रुपया पैसा उसकी कमज़ोरी थी। उसने इस ठेकेदार के साथ अपनी बेटी का सौदा कर लिया। मुझे जब ये पता चला तो मैंने ठेकेदार को मुश्तबों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। मेरा शक ये था कि मकतूला ने इस ठेकेदार से कुछ रकम पेश की वसूल कर ली होगी और इधर लड़की शादी से इनकार कर रही थी, जिसे ठेकेदार ये समझा कि मकतूला ये रकम हजम कर गई है और इसे अपनी बेटी नहीं देगी। वो दौलतमंद आदमी था। उसने किराए की किसी कातिल को भेजकर मकतूला को मरवा दिया, लेकिन मैं फिर इस मुअम्मे और गोरख धंधे में उलझ गया कि आधी रात के वक्त मकतूला बैठक में क्या कर रही थी और उसने दरवाज़ा क्यों खोला था। मेरे जहन में चौकीदार का बयान आता था कि उसने पहले भी आधी रात के वक्त एक आदमी को 2 मरतबा बैठक में से निकलते देखा था। यह आदमी किराए का कातिल नहीं हो सकता था। बहरहाल मैं इन भूल भुलैयों में उलझा हुआ था। शाम गहरी हो गई तो मैं अपने घर चला गया। खाना खा चुका तो चौकीदार इस औरत को लेकर आ गया। मैंने इसे अपने पास बिठाया और कहा कि वो मकतूला और उसके घर के बारे में जो कुछ भी जानती है तफसील से बता दे। ये अधेड़ उम्र औरत इस कबील से ताल्लुक़ रखती थी जो अपने दिल की असल बात कभी शगुफ्ता मुस्कुराहटों से और कभी बहते आंसुओं से छुपा लिया करती हैं। बड़े बड़े काइयाँ मर्दों को उंगलियों पर नचा दिया करती हैं। बज़ाहिर गरीब और मिस्कीन होती हैं और लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करती हैं, लेकिन इस कदर चालाक और होशियार कि घरेलू औरतों के दिलों से वो राज भी निकाल लेती हैं जो वो औरतें अपने आप से भी छुपाती फिरती हैं। इस औरत ने बात की तो मुझे पता चला कि ये तो मकतूला की राजदार थी। मुझे इस औरत के ये अल्फाज आज तक याद हैं कि अमूमन मर्द औरत को दोस्त बनाकर रखा करते हैं, लेकिन इस घर में मामला यूँ उलट था कि इस औरत यानी कि मकतूला ने अपने मुंशी लायक अली को दोस्त बनाकर रखा हुआ था। मकतूला का पंडित खामिन
इस मुंशी पर पूरा एतमाद रखता था और ये मुंशी दूसरे तीसरे दिन इसके घर जाकर मकतूला के साथ इसके हुक्म के मुताबिक वक्त गुजारता था। यह गरीब औरत मकतूला की मुट्ठी चापी किया करती थी और उसका पेट भी मला करती थी। उसने एक और अहम इंकशाफ किया, वो ये था कि मकतूला की बेटी इससे बागी हो गई थी। बेटी को पता चल गया था कि इसकी माँ के लाइक अली के साथ कैसे मरासिम हैं। लाइक अली खूबरू जवान था जो बेटी के दिल को भा गया और बेटी ने लाइक अली को अपनी मोहब्बत के जाल में ले लिया। बात ये थी कि इस लड़की के दिल में इस मुंशी की मोहब्बत पैदा हो गई थी। एक तो ये बगावत थी जो बेटी ने माँ के खिलाफ की और दूसरी बगावत ये थी कि लड़की ने माँ को साफ जवाब दे दिया कि वो इस ठेकेदार के साथ शादी नहीं करेगी, खा वो सारी दुनिया के खजाने मेरे कदमों में ढेर कर दे। माँ ने बेटी को प्यार से समझाने की बजाय इस पर तशद्दुद शुरू कर दिया। माँ को यह भी पता चल गया था कि लड़की मुंशी को चाहने लगी है। वो लड़की को मारती पीटती थी और कहती थी कि मुंशी के साथ बात तक न करे। इस औरत के इस इंकशाफ से मेरे जहन में एक और शक आ गया, मुंशी यकीनन इस लड़की को ही पसंद करता होगा। लड़की ने इस तरह अपने घर बुलाना शुरू कर दिया होगा कि आधी रात को इसके वालिदैन महवे ख्वाब होते हैं और वो यानी कि मुंशी फलां वक्त बैठक के सामने आ जाया करे और लड़की दरवाज़ा खोल दिया करेगी। पहले 2 मरतबा मुंशी लड़की से मिलने आया होगा। चौकीदार ने इसी को देखा होगा। अब फिर आया और लड़की की माँ की यानी कि मकतूला की आंख खुल गई और लड़की को कमरे में न पाकर बैठक में जा निकली और वहाँ बेटी और मुंशी को इकट्ठे देख लिया। वहाँ यही हुआ होगा कि मुंशी ने मकतूला का गला घोंट दिया और इसमें मकतूला की इस बेटी की रजामंदी शामिल होगी। मैंने ये और दीगर शकूक जहन में महफूज कर लिए थे और मैं अब इस कोशिश में था कि शहादत मिल जाए तो मैं इन मुश्तबों को पकड़ूं। बगैर शहादत शामिल तफ्तीश करने का नुकसान ये था कि ये चौकन्ने हो जाते और अपने बचाव का इंतज़ाम कर लेते। अभी मैं इन्हें यही तासुर दिए जा रहा था कि मुझे इन पर ज़रा सा भी शक नहीं। इस औरत से मैंने पूछा कि मकतूला अगर इतनी ही अय्याश और बदकार थी और उसने अपने बुद्धू खामिद की आंखों पर पट्टी बांध रखी थी तो मकतूला के नाजायज़ मरासम किसी और के साथ भी होंगे। इस औरत ने एक आदमी का नाम लिया जिसे मैं जानता था। वो कोई साहिब हैसियत नहीं था बल्कि इस कस्बे का एक बदमाश था, जुआरी और शराबी कबाबी था। वो कोई जुर्म पेशा नहीं था लेकिन हर जुर्म करने की इस्तिताअत रखता था और हर बुरा काम करता था, लेकिन माशरे में यानी कि लोगों में उसने अपनी एक काबिले इज़्ज़त हैसियत बना रखी थी। इसके हाथ में चंद एक जुर्म पेशा अशखास थे। वो कौम और मज़हब का ईसाई था और उसका नाम विल्सन था और लोग इसे विली कहते थे। इस औरत ने बताया कि विल्सन के साथ मकतूला के ताल्लुकात इस वजह से थे कि मकतूला को एक मुहाफिज की ज़रूरत थी और ये वजह भी थी कि कोई शख्स मकतूला के खिलाफ कोई बात ज़बान पर ना ला सके। इस औरत ने बताया कि विल्सन मकतूला के बारे में कुछ और बातें बता सकता है। ये औरत तो मुझे ऐसी रोशनी दे गई कि ढके छुपे राज सामने आ गए। इसने कुछ और बातें भी बताई थीं, मुझे याद नहीं कि इसी रोज़ या अगले रोज़ या ना जाने कभी। रात के वक्त मैंने विल्सन को थाने बुलाया और वो जब थाने में आया तो मुझे यूँ मिला जैसे हम जोली हों और हमराज दोस्त। इसे गालिबन ये एहसास नहीं था कि मैंने इसे मुश्तबों की फहरिस्त में रख लिया है। मैं इस शक में हक बजानिब था कि ये शख्स मुंशी का रकीब था और मुंशी इसे अपना रकीब समझता था। मुंशी के खिलाफ कुछ कर ना सका और मकतूला को कत्ल कर दिया। तुम्हारी महबूबा तो मारी गई है विली, मैंने बेतकल्लुफ़ दोस्तों के लहजे में कहा। तुम्हें तो बहुत ही अफसोस हुआ होगा। महबूबा, उसने तंजिया लहजे में कहा और हंस पड़ा। फिर बोला, वो महबूबा थी तो न जाने किस किस की थी, नहीं थी तो किसी की भी नहीं थी। 40 वर्ष से ऊपर तो उसकी उम्र थी। मेरे साथ उसका ताल्लुक बस इतना ही था कि मेरी बीवी जब कभी मैके चली जाती थी तो इसके साथ दोस्ती शुरू हो जाती थी। इसका असल मसला उसका खामिन था। बाद में उसके खामिन ने देख लिया होगा। इस खामिन से वो नफ़रत किया करती थी। उसने कई बार कहा कि उससे अपना शौहर से बदबुएं आती हैं। वैसे भी आपने देखा होगा कि इस अजीब व गरीब आदमी को कौन सी औरत पसंद करेगी।
इस शख्स ने भी वही बातें की जो चौकीदार की लाई हुई औरत तफसील के साथ मुझे सुना गई थी। इस औरत ने इस नफरत और हकारत का जिक्र खुलकर किया था जो मकतूला के दिल में अपने खामिद के खिलाफ थी। इस औरत ने यह भी बताया था कि मकतूला अपने खामिद को इतना खुश रखती थी कि वो इसके आगे पीछे बिछ जाता था। विल्सन को मकतूला ने खुद बताया था कि फलां ठेकेदार इसे बेटी के 22,000 रुपये नकद दे रहा है, लेकिन बेटी नहीं मानती। विल्सन ने खास तौर पर बताया कि पंडित श्रद्धानंद का मुंशी लाइक अली इसका दोस्त है और वो इसे बताता रहता था कि वो मकतूला के घर दूसरे तीसरे रोज़ जाया करता है। विल्सन को अच्छी तरह मालूम था कि मकतूला ने लाइक अली को जंजीर में जकड़ा हुआ था। लाइक अली विल्सन को हर बात बताता रहता था। मेरी कुछ मदद करो विली, मैंने विल्सन से मशवरा लेने की खातिर कहा। कातिल कौन हो सकता है और कत्ल की वजह क्या हो सकती है? हुजूर राव साहब, विल्सन ने पूरे एतमाद लहजे में जवाब दिया, ये तो जहन से निकाल दें कि कत्ल रकाबत की वजह से हुआ है। कोई शक इस औरत की ख्वाहिश नहीं करता था, बल्कि ये औरत खुद अपनी पसंद के आदमी के साथ दोस्ती की ख्वाहिश किया करती थी। अलबत्ता इसकी बेटी की बात करें, लाइक अली मेरा दोस्त है, मैं इसके खिलाफ कोई शुबा पैदा करने के हक में नहीं हूँ। ये बात ज़रूर कहूँगा कि मकतूला की बेटी लाइक अली को दिल दे बैठी थी। लाइक अली ने मुझे खुद बताया था। यह भी जहन से निकाल दें कि इस ठेकेदार ने कुछ रकम पेशगी दे दी होगी और ये रकम मकतूला ने हजम कर ली होगी। इसकी बेटी तो मानती ही नहीं थी और माँ इसे मारती पीटती थी। लाइक अली कैसा आदमी है? मैंने पूछा। जवाब देने से पहले ये सोच लो विली, मैं सही बात तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। अपने दोस्त की बेइज्जत तारीफ न करना। सोच लो, मेरा तुम्हारे साथ कोई और भी ताल्लुक है और तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। विल्सन मेरा इशारा समझ गया, जो दरअसल शरीफाना अंदाज में एक धमकी थी। उसने मेरी बात रख ली और ये बताया कि लाइक अली एक अच्छा और मुखलिस दोस्त है, लेकिन जहाँ वो 420 करने का इरादा कर ले तो फिर इसकी अक्ल तक हम जैसों के फरिश्ते भी नहीं पहुँच सकते। मुख्तसर ये कि वो काइयाँ और उस्ताद आदमी है। विल्सन मेरी शकूक की तायीद कर गया और इस औरत ने जो इंकिशाफात किए थे इनकी भी तस्दीक कर गया। अब मुंशी लाइक अली के साथ मकतूला की बेटी भी मुश्तबों की फहरिस्त में आ गई थी। इस लड़की का नाम उर्मिला देवी था। मैंने इन दोनों को शामिल तफ्तीश करना ही था, लेकिन सोचा कि मकतूला के खामिद पंडित श्रद्धानंद और उसके बेटे के साथ पहले कुछ बातें कर लूँ। अगर मुझे सही याद है तो कत्ल को 4-5 दिन गुजर गए थे। पहले रोज़ खामिद और उसका बेटा इस हालत में नहीं थे कि इनसे मैं हर बात पूछ सकता। बेटा तो अभी वैसे भी छोटा था, 12-13 साल तो इसकी उम्र थी। रो रो कर उसकी हिचकी बंधी हुई थी। मकतूला का खामिद तो ये मालूम करने के लिए थाने आता ही रहता था कि कातिल का कोई सुराग मिला है या नहीं। हस्बे मामूल वो आ गया और मैंने इसे कहा कि अपने बच्चे को भी साथ ले आए। वो बैठा भी नहीं और वापस चला गया। कुछ देर बाद अपने बच्चे को साथ लेकर आ गया। मैंने बच्चे को बाहर बिठा दिया और पंडित को अपने दफ्तर में बिठाया। वो अश्कों भरी आंखों से मुझे देखने लगा। मुझे उस पर गुस्सा आ गया, बल्कि हकारत आमेज़ गुस्सा कहूँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा। अब मेरी बातें गौर से सुनो पंडित जी महाराज, मैंने कहा। कारोबार की अपनी जगह अहमियत है जिसे मैं तस्लीम करता हूँ, लेकिन इंसान को, खुसूसन उस इंसान को जो बाप भी हो और खामिद भी, घर का भी कुछ ख्याल करना चाहिए। मैंने इतने दिन आपको नहीं छेड़ा कि आप गमज़दा हैं, लेकिन मैं आराम से नहीं बैठा रहा। आपके घर के बारे में मालूमात इकट्ठी करता रहा हूँ। आपने अपनी बीवी को लगाम न डाली, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं। मुझे इससे कोई गर्ज वास्ता नहीं कि आपके घर के हालात क्या थे और क्यों थे और आपने उनकी तरफ तवज्जो क्यों न दी। मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहता हूँ कि आपकी बीवी क्यों और किसके हाथों कत्ल हुई। क्या आपको अपनी बीवी पर एतमाद था? मैं बीवी के हाथों मजबूर हो गया था, उसने जवाब दिया। मुझे मेरी जाति के 3-4 आदमियों ने कहा था कि मेरी बीवी बदनाम हो रही है और मैं इसे घर में पाबंद करूं, लेकिन जनाब मैं जब घर आता था तो बीवी मेरे आगे इस तरह बिछ जाती थी जैसे बीवी ना हो मेरी नौकरानी हो। मेरे साथ इतना प्यार करती थी कि मैं अपने दिल से कहता था कि जो लोग इस बीवी को बदनाम करते हैं वो झूठ बोलते हैं।
उसने मेरे साथ लड़ाई झगड़ा तो दूर की बात है, ऊंची आवाज़ में भी कभी बात नहीं की थी। क्या आपको इस मुंशी पर भी एतमाद था? मैंने पूछा। क्या आप हर रोज़ या एक दो दिन छोड़कर इसे अपने घर भेजते थे? नहीं हुजूर, उसने कहा। मैं इसे हर रोज़ या एक दो दिन छोड़कर नहीं भेजता था, बल्कि 8वें 10वें रोज़ किसी ज़रूरी काम के लिए भेजा करता था। ये सही है कि मुझे इस पर 16 आने एतमाद था। कभी रकम घर ले जाकर रखनी होती थी और कभी घर से रकम दुकान पर मंगवानी होती थी। ये मुंशी पैसे में हेरा फेरी नहीं करता था। अब ये बताएं पंडित जी, मैंने पूछा, क्या इस ठेकेदार से आपने कुछ रकम पेशगी ली थी, जिसके साथ अपनी बेटी का 22,000 रुपये पर सौदा किया था? नहीं हुजूर, उसने जवाब दिया। पेशगी तब लेते कि हमारी बेटी मान जाती। बेटी तो बिल्कुल ही बागी हो गई थी। माँ ने इसे मारा पीटा भी और हर जतन कर देखा, लेकिन वो इनकार पर ही कायम रही। जिस तरह मकतूला ने हर जतन कर डाला था और बेटी इनकार पर ही कायम रही, इसी तरह मैंने पंडित श्रद्धानंद पर हर जतन कर डाला। इसकी ज़बान पर कोई नई बात ना आई। वो इन्हीं बातों की तस्दीक करता रहा जो मुझे पहले ही मालूम हो चुकी थीं। ये पंडित न किसी पर शक बताता था, न कोई ऐसा इशारा दे रहा था जिसका तज्जिया करके मैं किसी सुराग पर पहुंच जाता। इस शख्स के बारे में मेरी राय पुख्ता हो गई कि असल उल्लू का पट्टा है और बीवी इसकी आंखों में धूल झोंकती रही है। मैंने इसे कहा कि अपने बच्चे को अंदर ले आए। बच्चा आया तो मैंने और पंडित ने इसके साथ बहुत प्यार किया और बहला फुसलाकर बयान देने के लिए तैयार कर लिया। पंडित को मैंने बाहर निकाल दिया। इस बच्चे के साथ खासी दिमाग सोजी करनी पड़ी। उसने जो बातें बताई इनमें कोई नई बात नहीं थी। इसने एक रोज़ का वाक़या यूँ सुनाया कि मुंशी इनके यहाँ उस वक्त जाता था जब ये बच्चा स्कूल गया हुआ होता था। लड़की उर्मिला भी स्कूल जाती थी। बच्चे ने बताया कि एक रोज़ वो स्कूल से ज़रा जल्दी वापस आ गया। उसने सोने के कमरे का दरवाज़ा बंद देखा तो इसे खोलना चाहा, लेकिन अंदर से बंद था। इसने दरवाजे पर हाथ मारा तो दरवाज़ा खुला। अंदर से मुंशी और इसकी माँ बाहर आई। अपनी बहन उर्मिला के बारे में इसने बताया कि माँ इसे मारती पीटती और कहती थी कि आइंदा इसके साथ बात भी की तो जान से मार डालूंगी। मैंने बच्चे से पूछा कि तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन को किससे मिलने से रोकती थी? बच्चे ने बताया कि इसे मालूम नहीं, शायद मुंशी से मिलने से रोकती थी। बच्चे ने यह भी बताया कि उसकी बहन ने उसके साथ बात करते हुए 2-3 मौक़ों पर अपनी माँ के बारे में कहा था कि खुद तो उसे कमरे में ले जाकर कमरा बंद कर लेती है और मुझे कहती है कि इसके साथ बात ना करूं, और मुलीछ माँ मुझे बुड्ढे के साथ ब्याहना चाहती है। बच्चे ने यह भी बताया कि उर्मिला ने 4-5 मरतबा कहा था कि मैं इस घर से ही भाग जाऊंगी। मैंने बाप बेटे को रुखसत कर दिया और सोचों में खो गया। मैंने पहले कहा है कि ये वारदात मेरी फहमो फरासत की कड़ी आजमाइश बन गई थी। मेरे हाथ में अब पंडित का मुंशी लायक अली रह गया था और पंडित की बेटी उर्मिला। अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में कत्ल और डाकाजनी जैसी वारदातों को आज की तरह गोल नहीं किया जा सकता था। कत्ल की तफ्तीश तो दिन रात करनी पड़ती थी। अंग्रेज़ अफसर सर पर सवार रहते थे। मेरे लिए एक बड़ा ही ख़तरनाक मसला ये था कि मैं मुसलमान था और कत्ल होने वाली एक हिंदू की बीवी थी। मैंने आपको बताया ही नहीं कि आड़त की मंडी के सरकर्दा हिंदू किस तरह वफ्द की सूरत में मेरे पास आते और कातिल को पकड़ने का मुतालबा करते थे। वो मुझे नौकरी से भी निकलवा सकते थे। ये रुदात चलाने से पहले अपने सामईन से एक बात कहना चाहता हूँ कि हर थानेदार की सर्विस वारदातों की तफ्तीश करते गुजर जाती है। अक्सर वारदातें एक जैसी ही होती हैं। मसलन एक आदमी कत्ल हो गया, थानेदार ने तफ्तीश की और कातिल को पकड़ लिया। मुकदमा चला, उसे सज़ा हुई और आखिर हाई कोर्ट में सज़ा बहाल रही या वो बरी हो गया। दूसरी वारदातों में भी ऐसे ही होता था, लेकिन मैं सिर्फ वो वारदातें सुनाना चाहता हूँ जिनमें कोई नुसरत और अनोखापन हो। मैंने आपको पहले जो कहानी सुनाई है, आपने वो पढ़कर महसूस किया होगा कि वो जुर्म और सुराग रसानी की कहानियों से अलग थलग थी और इसमें एक अजूबा था। अब ये कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूँ, इसमें भी आप एक चौंका देने वाली नई बात देखेंगे। अब मैंने पंडित के मुंशी लायक अली और उसकी बेटी उर्मिला को शामिल तफ्तीश करना था। ये काम फ़ौरन कर लेता तो अच्छा था, लेकिन एक और वारदात आ गई और मैं ऐसा उलझा
کہ 2 दिन इसी में फंसा रह गया। इसके बाद अगले रोज सुख थाने गया तो पंडित श्रद्धानंद को एक जवान आदमी के साथ अपना मुंतजिर पाया। मुझे देखते ही पंडित बच्चों की तरह रो पड़ा। मैं समझा कि रोजमर्रा की तरह आया है और आज बेचारा कुछ ज्यादा ही मकमूम है। मैंने इसे कहा, हौसला करें महाराज, मरने वाली तो वापस नहीं आएगी। इसके कातिल को 1-2 दिनों में पकड़ कर लटका दूंगा। हौसला कैसे करूं जनाब, उसने सिसकते हुए कहा। बेटी लापता हो गई है। मैं तो जहां था वहीं सुन होकर रह गया। इसकी बेटी की तो मुझे ज़रूरत थी, लेकिन वो लापता हो गई थी। मैंने पूछा कि वो किस तरह लापता हुई है, क्या अगवा हो गई है? नहीं हुजूर, उसने जवाब दिया। अगवा हुई होती तो इतना ढेर सारा जेवर और 3000 रुपया साथ न ले जाती। मैंने ये सुना तो मेरा ध्यान फौरन पंडित के मुंशी की तरफ चला गया। मैंने इससे पूछा कि मुंशी कहाँ है, क्या वो भी घर से गैर हाजिर है? नहीं हुजूर, उसने कहा, इस बेचारे ने कहाँ जाना है, ये मेरे साथ है। हर मुश्किल और मुसीबत में यही मेरा साथ देता है। मैं मुंशी को पंडित के साथ देखकर परेशान हो गया, बल्कि मुझे यूँ कहना चाहिए कि इसे अपने सामने देखकर मायूसी हुई। अगर पंडित ये कहता कि इसकी बेटी के साथ इसका मुंशी भी लापता हो गया है, तो मैं समझ लेता कि इसकी बेटी मुंशी के साथ चली गई है। अगर मुंशी यहीं था तो इसकी बेटी किसके साथ गई? मैंने मुंशी लायक अली को बड़े गौर से देखा। इस इलाके के लोगों के रंग आमतौर पर सांवले थे, लेकिन लायक अली का रंग खिलता हुआ गंदमी था और इस रंग को लोग बड़ा अच्छा और पुरकशिश रंग कहा करते थे। चेहरे मोहरे और जिस्म के लिहाज से भी लायक अली जाज़िबे नज़र था। अगर उर्मिला जैसी हसीन लड़की इस जवान को चाहती थी तो ये कोई अजीब बात नहीं थी। मैंने मुंशी और पंडित के साथ आए आदमी को बाहर भेज दिया और पंडित से पूछा कि इसे कब और किस तरह पता चला था कि लड़की लापता है। उसने बताया कि वो सुबह अपने रोज़मर्रा वक्त पर उठा और बच्चों के कमरे में गया तो वहाँ सिर्फ बच्चा सोया हुआ था और उर्मिला नहीं थी। कुछ देर इंतज़ार किया, गुसल खाने में देखा, ऊपर की मंजिल में देखा, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। फिर पंडित ने बाहर वाला दरवाज़ा देखा, वो खुला हुआ था। इसे शक हुआ तो वो दौड़ता हुआ वापस आया और उस कमरे में गया जिस कमरे की एक अलमारी में ज़ेवरात और रकम रखी होती थी। उसने देखा कि जो ज़ेवरात उर्मिला के लिए तैयार करवाए गए थे वो गायब थे और रकम में से 3000 रुपया कम था। समझने में देर न लगी कि ये ज़ेवरात और कैश उर्मिला अपने साथ ले गई है। आज 3000 रुपया कोई रकम ही नहीं समझी जाती, लेकिन जिस वक्त का ये वक़्वा है उस वक्त का 3000 रुपया आज के 3 लाख के बराबर था। पंडित ने बयान देते हुए पहली बार इकरार किया कि उसे अपने इस मुंशी पर शुबा था। वो इस तवक्को पर मुंशी के घर गया कि मुंशी अपने घर नहीं होगा, लेकिन मुंशी अपने घर सोया हुआ मिला। वो आंखें मलता हुआ बाहर निकला। पंडित को कम से कम ये इत्मीनान हो गया कि वो अगर इस मुंशी पर एतमाद करता है तो गलत नहीं करता। इस किस्म के वक़्वे की तफ्तीश में कुदरती तौर पर जो सवाल फ़ौरन दिमाग में आते हैं वो मैंने पंडित से पूछे, लेकिन वो तो हर सवाल के जवाब में कोरी स्लेट दिखा देता था। मुंशी पर शुबा करने की बजाय वो इसकी तारीफ़ और इसके एतमाद की बात करता था और किसी पर शक व शुबे का इजहार नहीं करता था। इसे तो जैसे इस दुनिया से ज़रा सी भी वाकफियत नहीं थी। वो अंदर बाहर से ताजिर और बनिया था जिसका धर्म सिर्फ पैसा था। कितना पैसा आया, कितना गया, मुनाफा कितना हुआ और क्या मुनाफा ज़्यादा हो सकता है, इसकी दिलचस्पियाँ बस इसी तंग से दायरे में महदूद थीं। कभी तो वो मुझे इस तरह नजर आता था जैसे वो इस माशरे में ही नहीं बल्कि इस दुनिया में अजनबी हो और भूले भटके इधर आ निकला हो। इसे बाहर भेजा और इसके बच्चे को बुलाया। बच्चे ने भी कोई काम की बात न बताई। वो तो बेचारा बिलक बिलक कर रोता था। इसकी माँ कत्ल हो गई थी और एक बहन रह गई थी, वो भी न जाने किधर खो गई। बच्चे को बाहर भेजा और मुंशी को बुलाया। मेरे जहन में एक शक उभरता था, वो ये था कि उर्मिला इस मुंशी के साथ गई होगी। मुंशी ने इसे अपने किसी दोस्त के घर छुपा दिया होगा या अपने किसी दोस्त के साथ बाहर भेज दिया होगा। मैंने इस शक का तजिया किया तो अमलन मुझे ये नामुमकिन नज़र आया। वो हिंदुओं की गालिब अक्सरियत का इलाका था। मुसलमान बहुत थोड़े थे, जिनमें ज़्यादातर गरीब और मजदूर थे और कुछ घराने मिडिल क्लास के थे। कोई मुसलमान की जुर्रत नहीं कर सकता था कि इतने मालदार ताजिर की बेटी को कहीं छुपा लेता।
मैंने मुंशी लाइक अली से मकतूला के बारे में बात की तो उसने कुछ भी न छुपाया और कहा कि मकतूला उसे एक नौकर समझकर हर तरह इस्तेमाल करती थी। मुंशी को उसके साथ कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने इससे पूछा कि मकतूला के ताल्लुकात और किस किस के साथ थे। मुंशी लाइक अली ने विल्सन का नाम लिया और साथ ही ये भी कहा कि विल्सन इसका दोस्त है। इसके बाद मुंशी ने मकतूला के बारे में वही बातें बताईं जो विल्सन ने मेरे साथ की थी। उसने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पर कोई शख्स रकाबत के जज्बे के तहत किसी को या मकतूला को ही कत्ल कर देता। उर्मिला के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक था? मैंने पूछा। वो मुझे चाहती थी, मुंशी ने जवाब दिया, और मेरे दिल में उसकी मोहब्बत पैदा हो गई थी। वो तो मेरे साथ शादी का इरादा कर चुकी थी, लेकिन मैं डरता था अगर ये हिंदू लड़की मेरी मोहब्बत की खातिर मुसलमान हो जाती तो यहाँ के हिंदू शहर के मुसलमानों पर हमला कर देते और खून खराबा हो जाता। आप तो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। मुसलमान लड़की को हिंदू अगर अगवा करके हिंदू बना लें और किसी के हिंदू के साथ ब्याह दें तो कुछ नहीं होता, लेकिन कोई हिंदू लड़की अपनी रज़ा और रग़बत से मुसलमान होकर मुसलमान के साथ शादी कर ले तो हिंदू इसे अपने धर्म की तौहीन कहकर मुसलमानों के घरों को आग लगा देते हैं और फिर जो तबाही बर्पा करते हैं वो आप जानते ही हैं। मकतूला के बारे में मज़ीद बात हुई तो मुंशी ने बताया कि मकतूला सिर्फ अपनी बेटी को ही नहीं मारती पीटती थी, बल्कि उसने मुंशी को भी धमकी दी थी कि वो इसकी बेटी से नज़रें हटा ले वरना वो उसे मरवा देगी। ये तो मेरा मुशाहिदा है कि कोई औरत खा कितनी ही अय्याश और बदकिरदार क्यों ना हो जाए, अपनी बेटी पर बड़ी सख्त पाबंदियां आयद कर देती है कि वो मर्दों से दूर रहे और अपने आप को पाकीज़ा रखे। यही हालत मकतूला की थी। मुंशी के बोलने का अंदाज पुख्ता और पुरएतमाद था। वो अपनी उम्र से ज़्यादा अकल की बातें करता था और उसने मुझे ये तासुर दिया कि दुनिया में उसने बहुत कुछ देखा है और उसकी राय माकूल होती है जिसकी कोई तरदीद नहीं कर सकता। मैंने मुंशी पर ऐसे सवालों की बौछार की कि उसे खंगाल डाला, लेकिन वो पूरे एतमाद के साथ हर सवाल का जवाब देता रहा। उसने उर्मिला की गुमशुदगी के बारे में आखिरी राय ये दी कि उर्मिला ने इसके साथ घर से भागना था, लेकिन यूँ लगता है जैसे वो दर पर तक किसी और के साथ राब्ता रखे हुए थी और उसके साथ चली गई है। मुंशी ने यह भी कहा कि ये भी हो सकता है कि उर्मिला अकेली ही निकल गई हो। मुंशी लाइक अली ने मुझे मुतासिर तो कर लिया था, लेकिन मैंने जहन में इसे मुश्तबा की हैसियत ही दिए रखी और उसे ये तासुर दिया कि मुझे उस पर शक नहीं। मैं पंडित के साथ उसके घर चला गया। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि इस मकान में किसी और तरफ से दाखिल होने का रास्ता है या नहीं। मोहम सा शक होता था कि लड़की को ज़बरदस्ती अगवा किया गया होगा। मैं मकान में उस वक्त आया था जब मकतूला कत्ल हुई थी, लेकिन इस वक्त मकान को ज़्यादा गौर से नहीं देखा था। अब देखा तो मुझे ऐसा कोई रास्ता नज़र न आया जिधर से कोई अंदर आया हो या ऊपर से नीचे उतरा हो और सोई हुई लड़की को उठाकर और अलमारी से कुछ जेवरात और कुछ रकम लेकर सदर दरवाजे के रास्ते निकल गया हो। ऐसे काम के लिए 2 या 3 आदमियों की ज़रूरत थी। मैं इस कमरे में गया जहाँ उर्मिला रात सोई थी। पहली चीज़ ये देखी कि उसने रात जो कपड़े पहने थे वो इसकी चारपाई पर पड़े हुए थे और पंडित ने देखकर मुझे बताया कि वो कपड़े तब्दील करके गई है। फिर मैंने इसकी चारपाई के चारों तरफ देखा। अगर इसे ज़बरदस्ती ले जाया गया होता तो इसकी जूती या चप्पल चारपाई के पास पड़ी हुई मिलती। थाने वापस आकर मैंने पहली कार्रवाई ये की कि इर्द गिर्द के थानों के लिए एक नोटिस तैयार किया जिसे पुलिस की ज़बान में इश्तहार शोरो गौगा कहा जाता है और अंग्रेज़ी में इसे नोटिस कहते हैं। इस नोटिस की बहुत सी नकलें तैयार करके इर्द गिर्द के थानों को भेज दी जाती हैं। ये एक ख़ास कायदे और ज़ाब्ते के तहत नोटिस तैयार होता है जिसकी तफसीलात में जाना बेमहल होगा। इसके अलावा मैंने इर्द गिर्द के थानों को बज़रिया टेलीफोन इतला दे दी। नोटिस में और ज़बानी फ़ोन पर बात करते हुए उर्मिला का हुलिया वाज़ेह बताया गया था। मैंने एक कार्रवाई ये भी की कि 2 मुखबिरों को बुलाकर बताया कि इन्हें मुंशी लाइक अली की नक्ल व हरकत पर नज़र रखनी है और रात के वक्त इसे ज़्यादा देखना कि वो कहाँ कहाँ जाता है और हो सकता है कि किसी वक्त उसे गुमशुदा लड़की के साथ देख लिया जाए।
میں نے جو مزید کارروائیاں کی ان کی تفصیلات اس کہانی کو طوالت دے گی، اس لیے ان کا ذکر مناسب نہیں۔ یہ شک ایک یقین کی صورت میں میرے ذہن میں اٹک گیا تھا کہ مقتولہ کا قتل اور اس کی بیٹی کی گمشدگی ایک ہی واردات کی دو کڑیاں ہیں۔ مجھے اس ٹھیکیدار پر بھی شک تھا جس کے ساتھ ارملا کا سودا ہوا تھا، لیکن یہ شک خاصا کمزور تھا کیونکہ تقریباً یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ لڑکی کو اٹھایا نہیں گیا بلکہ لڑکی پوری تیاری کے ساتھ گھر سے خود گئی ہے۔ سرکردہ ہندوؤں کا ایک وفد انگریز ڈی ایس پی کے ہاں جا پہنچا اور یہ شکایت کی کہ تھانے دار تفتیش میں کوتاہی برت رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک وہ قاتل کو نہیں پکڑ سکا اور مقتولہ کی بیٹی کو بھی اغوا کر لیا گیا ہے۔ انگریز کانوں کے اتنے کچے نہیں تھے۔ میں نے ڈی ایس پی کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ اس نے ان ہندوؤں کو تسلی اور تشفی دے کر رخصت کر دیا اور مجھ سے پوچھا کہ تفتیش کس پوزیشن میں ہے۔ میں نے اسے پوری کہانی سنا دی اور اپنی جو کاوش تھی اس کی تفصیل بھی سنا دی۔ وہ مطمئن ہو گیا اور اس نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ راؤ، احتیاط کرنا، تم مسلمان ہو اور یہ ہندو تمہارے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ یہ کہہ کر ڈی ایس پی نے مجھے حوصلہ دیا اور یہ بھی کہا کہ میں کوشش جاری رکھوں اور وہ اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا رہنے دے گا۔ میرے سر پر تو اللہ کا ہاتھ تھا اور اسی کی ذات باری نے میری مدد کی۔ مدد یوں کی کہ میں نے جن تھانوں کے تھانے داروں کے ساتھ فون پر رابطہ کیا تھا ان میں سے ایک کا فون آ گیا۔ وہ علی پور کے قصبے کا ایس ایچ او تھا جس نے فون کیا تھا۔ یہ سب انسپکٹر منوہر کشن تھا اور وہ پٹنہ کا رہنے والا تھا۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ میرا دوست تھا، لیکن کبھی کبھی اچھی سلام دعا تھی۔ تھانے دار ویسے بھی ایک دوسرے کے ساتھ خطرہ مول لے کر بھی تعاون کیا کرتے تھے۔ راؤ بھیا، منوہر کشن نے فون پر کہا، تمہاری ایک عورت قتل ہو گئی ہے، میرے پاس فوراً پہنچو، تمہیں قاتل دوں۔ میں نے تفصیل پوچھی کہ وہ بتائے کہ وہ کون ہے، کہاں ہے، لیکن منوہر کشن نے کہا کہ فون پر بتانے کی بات نہیں، تم فوراً میرے پاس پہنچو۔ علی پور مجھ سے خاصا دور تھا۔ دور اور نزدیک کا معاملہ نہیں تھا، معاملہ یہ تھا کہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی تھانے کا ایس ایچ او آپ ہی آپ اٹھ کر چل پڑے۔ اس کے لیے اوپر سے اجازت لینی ہوتی ہے اور اس کا جواز بھی پیش کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال میں نے یہ انتظامات کر لیے اور ایک کانسٹیبل کو لے کر روانہ ہو گیا۔ دن بھر کا ریل کا سفر تھا۔ میں شام کو وہاں پہنچ گیا اور ریلوے اسٹیشن سے سیدھا تھانے چلا گیا۔ منوہر کشن بھی تھانے میں ہی تھا۔ بڑے اتفاق سے ملا اور اپنے ایک مسلمان کانسٹیبل کو بھیج کر میرے لیے اور کانسٹیبل کے لیے بڑا ہی پرتکلف کھانا منگوایا۔ کھانے کے دوران باتیں ہوتی رہیں لیکن وہ ابھی بتا نہیں رہا تھا کہ وہ قاتل کہاں ہے۔ کھانے کے بعد وہ مجھے اپنے گھر لے گیا اور کہا کہ میں وردی اتار کر ذرا نہا لوں اور کپڑے بدل لوں۔ میں اپنے کانسٹیبل کو کانسٹیبلوں کی بارک میں چھوڑ آیا تھا۔ میں نے وردی اتاری، نہایا اور کپڑے بدل لیے۔ تب منوہر کشن نے بات شروع کی۔ اس نے کہا کہ تمہاری ایک لڑکی بھی لاپتہ ہے۔ میں حیران کہ اسے قتل کی اور لڑکی کی گمشدگی کی اطلاع کس نے دی ہے اور یہ کیا ڈرامہ کھیل رہا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ لڑکی تمہیں مل سکتی ہے اگر اسے پولیس کے قانون اور قاعدے کے مطابق برآمد کراؤ گے تو پھر تمہیں قاتل نہیں ملے گا۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، منوہر بھیا، کیوں مجھے گورکھ دھندوں میں ڈال رہے ہو؟ سیدھی بات کرو نا۔ راؤ بھیا، اس نے کہا، میں اس وقت تمہارے ساتھ دوست نہیں بلکہ بھائی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں اور ایک درخواست ہے، مان لو تو ساری عمر احسان مند رہوں گا۔ میں نے ایک سودا کیا ہے اور اس امید پر کیا ہے کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ تم بات کرو منوہر۔ میں نے کہا، تم نے جو کچھ بھی کیا ہے میں قبول کر لوں گا۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ 2-3 منٹ بعد واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک بڑی ہی خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی اور ساتھ ایک خوش شکل جوان سال آدمی تھا۔ میں نے لڑکی کو غور سے دیکھا تو یوں لگا جیسے میں چکرا کر گر پڑوں گا۔ وہ پنڈت شردھانند کی بیٹی ارملا تھی۔ میں حیران کہ اس کے ساتھ یہ آدمی کون ہے۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے سب انسپکٹر منوہر کشن کی طرف دیکھا۔ اس نے دونوں کو بٹھایا اور میری طرف توجہ کی۔ میں تمہاری حیرت ابھی رفع کر دیتا ہوں راؤ بھیا، منوہر کشن نے کہا، تم نے بادر ریسن کا نام تو سنا ہوگا۔
یہ اس کا بیٹا زیبا رہزن ہے اور اس لڑکی کو تم نے پہچان ہی لیا ہوگا۔ میں نے اگر مکالموں کے انداز سے یہ بات سنائی تو طوالت ناقابل برداشت ہو جائے گی۔ میں مختصر مگر جامع اور واضح انداز سے سنا دیتا ہوں۔ یہ جواں سال آدمی جو ارملا کے ساتھ تھا، اس کا نام اورنگزیب تھا، لیکن زیبا رہزن کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی عمر ابھی پورے 30 سال نہیں ہوئی تھی۔ اس کا باپ اس علاقے کا نامی گرامی رہزن تھا جس کا نام بدر الدین تھا، لیکن بادل رہزن کے نام سے مشہور تھا۔ زیبا رہزن کا دادا بھی رہزن تھا، یعنی یہ ان لوگوں کا خاندانی پیشہ تھا۔ اس زمانے میں ڈکیتی ایک الگ پیشہ، رہزنی الگ، اور اسی طرح مختلف جرائم کا الگ الگ پیشے تھے۔ یہ لوگ معاشرے میں شرفا کی طرح اٹھتے بیٹھتے تھے اور وارداتیں سوچ سمجھ کر اور شکار دیکھ کر کرتے تھے۔ زیبا کا باپ بادل مر چکا تھا اور اب زیبا نے اس کی جگہ لے لی تھی۔ زیبا کا لباس، اس کی شکل و صورت اور اس کا انداز دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ خوبرو اور جواں سال آدمی رہزن ہے۔ میں نے وہیں دونوں کے بیانات لیے تو یہ بات سامنے آئی کہ ارملا کے دل میں منشی لائق علی کی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ میں اب ان باتوں کو دہراؤں گا نہیں جو پہلے سنا چکا ہوں۔ ماں نے ارملا کا سودا 22,000 پر کر لیا اور پھر اسے لائق علی سے ہٹانے لگی اور پھر اسے مارنے پیٹنے لگی تو ارملا نے گھر سے بھاگنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ لائق علی نے اسے کہا کہ وہ اسے کلکتہ لے جائے گا اور وہاں کوئی کاروبار کریں گے۔ کلکتہ تو وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا اور وہ شہر کراچی سے بھی بڑا تھا، اور وہاں چلا جاتا تو وہ اس شہر میں گم ہو جاتا۔ ارملا کی ماں نے لائق علی کو قتل تک کی دھمکیاں دی تھیں اور اس کے ساتھ ہی اسے اپنی خواہشات کے لیے بھی استعمال کرتی رہی۔ ارملا اور لائق علی نے انتقام لینے کا ارادہ کر لیا اور اس لیے بھی ماں کو قتل کرنا ضروری سمجھا کہ وہ تو ان کے راستے میں پہاڑ بن گئی تھی۔ ارملا کی ماں منشی کو کبھی کبھی آدھی رات کے وقت اپنی بیٹھک میں بلایا کرتی تھی۔ اب لائق علی نے خواہش ظاہر کی کہ وہ آج رات بیٹھک میں آئے گا۔ ارملا کی ماں نے اسے کہہ دیا کہ آ جانا۔ لائق علی آدھی رات کے وقت گیا اور ارملا کی ماں نے بیٹھک کا دروازہ کھولا۔ لائق علی کے ہاتھ میں رومال تھا جسے اس نے مڑوڑ کر رسہ بنا لیا۔ اندر جاتے ہی لائق علی نے پلنگ کی طرف اشارہ کیا اور مقتولہ جوں ہی پلنگ کی طرف مڑی تو لائق علی نے پیچھے سے رومال اس کے گلے میں ڈالا اور اس وقت چھوڑا جب وہ مر چکی تھی۔ اب ارملا لائق علی سے کہنے لگی کہ بھاگ چلیں۔ میں نے جب ارملا کے چھوٹے بھائی سے بیان لیا تھا تو اس بچے نے گھر جا کر ارملا کو بتایا کہ تھانے دار نے کیا باتیں کی تھیں۔ ارملا نے لائق علی کو بتایا، تب دونوں نے محسوس کیا کہ اب بھاگ جانا چاہیے کیونکہ تھانے دار کو کچھ شک ہو گیا ہے۔ وہ رات کو نکل گئے۔ ارملا نے اپنے زیورات اور 3,000 روپیہ گھر سے چرا لیا تھا۔ لائق علی نے کہا کہ یہاں سے ریل گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے بلکہ اسٹیشن تک پیدل جائیں گے اور وہاں سے گاڑی مل جائے گی۔ لائق علی نے یہ عقل کی بات سوچی تھی۔ دونوں ریلوے لائن سے دور دور ایک راستے پر چل پڑے۔ آگے علاقہ کچھ ویران اور جنگل کا تھا۔ وہاں پہنچے تو 2 گھڑ سوار آ گئے اور انہوں نے انہیں روک لیا۔ چاندنی پورے چاند کی تھی جس میں ارملا کچھ زیادہ ہی حسین نظر آ رہی تھی۔ ایک گھڑ سوار زیبا رہزن تھا۔ اس نے ارملا کو دیکھا تو گھوڑے سے اتر آیا اور اس کا ساتھی بھی گھوڑے سے اترا۔ اس نے قریب ہو کر ارملا کو دیکھا اور پھر لائق علی سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی مال ہے؟ لائق علی نے جھوٹ بولا اور اسے کہا کہ ہم میاں بیوی ہیں اور اتنے غریب ہیں کہ پیدل گھر کو جا رہے ہیں، لیکن جو چھوٹی گٹھری لائق علی نے اٹھا رکھی تھی وہ زیبا نے جھپٹ کر لے لی اور جب کھول کر دیکھا تو اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ اسے زیورات اور رقم نظر آ گئی تھی۔ زیبا نے یہ اتنا قیمتی مال اپنے قبضے میں لے لیا اور لائق علی سے کہا کہ تمہارے پاس کوئی ہتھیار ہے تو ہمارا مقابلہ کر لو تاکہ تمہیں کوئی افسوس نہ رہے۔ زیبا نے اپنا نام بھی بتایا۔ ارملا لائق علی کے پیچھے ہو گئی اور اسے کہا کہ وہ ان کا مقابلہ کرے اور وہ زندہ نہیں گھر جائے گی۔ لائق علی کے پاس لمبا چاقو تھا جو اس نے نہ نکالا۔ کچھ دیر مکالمہ بازی ہوتی رہی اور اس دوران ارملا لائق علی کو اکساتی بھڑکاتی رہی اور یہ بھی کہا کہ مر جاؤ اور زندہ مجھے ان لوگوں کے حوالے نہ کرو، لیکن لائق علی نے ایسی حرکت کی جس کی ارملا کو قطعاً توقع نہیں تھی۔ لائق علی نے یوں کیا کہ زیبا رہزن سے کہا کہ زیورات اور یہ لڑکی تم لے جاؤ، یہ نقد رقم مجھے دے جاؤ، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ ارملا نے اور زیادہ چیخو پکار شروع کر دی اور زیبا رہزن ہنس پڑا۔
उसने उर्मिला का बाजू पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए कहा कि इस गीदड़ के साथ घर से निकली हो, मेरे साथ आओ, फिर तुम्हें कोई अफसोस नहीं होगा। मुख्तसर बात यूं हुई कि ज़ेबा ने हंसते हंसते 1,500 रुपया लाइक अली को दे दिया और कहा, जा बुज़दिल, तू इस लड़की के काबिल था ही नहीं। लाइक अली पक्का होशियार और फरेबकार आदमी था। वो 1,500 रुपया लेकर वहाँ से वापस अपने घर आ गया। इस तरह मेरे जहन में इसके खिलाफ ये शक उभरा ही नहीं कि उर्मिला को ये ले गया था। ज़ेबा ने उर्मिला को अपने आगे घोड़े पर बिठा लिया। तसव्वुर में लाया जा सकता है कि उर्मिला किस तरह तड़पी, चीखी और रोई होगी। लेकिन ज़ेबा रहसन जब उसे अपने घर ले गया तो वो एक शरीफाना और बड़ा ही साफ सुथरा और बड़ी अच्छी किस्म का घर था। ज़ेबा ने उर्मिला से कहा कि मैं तुम्हें दोस्त नहीं बनाऊंगा, न किसी और तरीके से ख़राब करूंगा, बल्कि तुम्हें मुसलमान करके शादी करूंगा। फिर देखना कि तुम अपने पिछलों को और अपने फरेबकार आशिक को किस तरह जहन से उतारती हो। उर्मिला को अपनी माँ ने भी तशद्दुद का निशाना बनाए रखा था और जिससे मोहब्बत हुई वो 1,500 पर उसका साथ छोड़ गया था। उर्मिला ने ज़ेबा को कबूल कर लिया और इस्लाम भी कबूल कर लिया और इस मौलवी ने उनका बाकायदा निकाह भी कर दिया जिसने उर्मिला को मुसलमान किया था। ज़ेबा की दोस्ती सब इंस्पेक्टर मनोहर किशन के साथ थी। वो अगले रोज़ मनोहर किशन से मिला और ये सारी वारदात उसे सुनाई। उर्मिला ने मनोहर किशन को बताया कि लाइक अली ने किस तरह उसकी माँ को कत्ल किया था। ज़ेबा रहसन ने 2-3 बड़ी संगीन वारदातों की तफ्तीश में मनोहर किशन की बहुत ही मदद की थी। मनोहर किशन ये एहसान लौटाना चाहता था। वो दोनों को एक मजिस्ट्रेट की अदालत में ले गया और उर्मिला का बयान कलमबंद करा दिया कि मैं अपनी मर्जी और रज़ा और रग़बत से ज़ेबा के साथ घर से निकली थी और मुसलमान होकर उसके साथ शादी कर ली है। निकाहनामा भी पेश किया गया। ज़ेबा मजिस्ट्रेट के सामने पेशावर रहसन की सूरत में नहीं गया था, बल्कि एक मोअज़्ज़िज़ शहरी की सूरत में गया था। इस कार्रवाई के बाद मनोहर किशन ने मुझे फ़ोन पर इत्तला दी और मैं वहाँ चला गया। ज़ेबा रहसन ने उर्मिला का इस्लामी नाम आबदा रखा था। मुझे बहुत ही खुशी हुई कि एक हिंदू लड़की ने इस्लाम कबूल किया है। मैं देख रहा था कि उर्मिला बहुत ही खुश थी। उसका चेहरा खिला हुआ था और मुस्कुराहट उसके होठों पर चिपक के रह गई थी। मैंने इनसे वादा किया कि इस सारी वारदात को खोल कर जाऊंगा। मैं वापस आ गया। वहाँ अपने थाने में जाकर पहला काम ये किया कि लाइक अली को पंडित की दुकान से उठाकर उसके घर ले गया और उसके घर पर बाकायदा छापा मारा और उसे कहा कि वो 1,500 रुपया बरामद कर दे। उसने पसोपेश की तो मैंने उसे बताया कि उसके पास 1,500 रुपया किस तरह आया है। तब उसने खामोशी से ये रुपये 2 गवाहों की मौजूदगी में बरामद कर दिए। मैंने उसे पंडित शरदानंद की बीवी के कत्ल के जुर्म में बाकायदा गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस 1,500 की बरामदगी पर पर्दा डाल दिया। पंडित शरदानंद को मैंने बताया कि उसकी बेटी अपनी मर्जी से एक आदमी के साथ घर से निकली थी और उसने इस्लाम कबूल करके इस आदमी के साथ शादी कर ली है, इसलिए वो बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट वापस ले ले और ये भी भूल जाए कि उसकी बेटी घर से ज़ेवरात और रकम ले गई थी। मैंने इसे बताया कि ये चोरी साबित नहीं हो सकती थी और उसकी बेटी अदालत में आकर उसे ज़लीलो ख्वार कर देगी। अच्छा हुआ कि पंडित मान गया। उसने कहा कि इतना तो बता दो कि उसकी बेटी है कहाँ। मैंने उसे ना बताया और मज़ीद डराया कि उसने ज़्यादा इसरार किया तो ऐसा हो सकता है कि वो आदमी पंडित को कुछ नुकसान पहुँचाए। हिंदू लाला डर गया और चुप हो गया और फिर उसने मेरी लिखी हुई तहरीर पर दस्तखत कर दिए, जो ये थी कि मैं बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट वापस लेता हूँ। अब मेरा मसला ये था कि लाइक अली के ख़िलाफ़ जुर्म साबित करने के लिए शहादत कहाँ से लाऊं और शहादत इतनी मजबूत हो कि ये शख्स अपील में भी बरी ना हो सके। पहले तो मैंने अपनी उस्तादी से और कुछ पुलिस के दूसरे बल्कि तीसरे तरीके से, जिसे 3rd डिग्री कहते हैं, इससे इकबाली बयान लिया। मुझे बड़ी ही सख्त मेहनत और भाग दौड़ करनी पड़ी और कुछ पैडिंग भी की, तब जाकर मेरा मुकदमा तैयार हुआ और मैंने अदालत में चालान पेश कर दिया। मैंने मुकदमे में उर्मिला और ज़ेबा का जिक्र तक नहीं किया था। बहरहाल ये मामला आपकी दिलचस्पी का नहीं, ये पुलिस का मामला है, जिसे आप पुलिस के अंदर खाने की बातें कह सकते हैं। सेशन कोर्ट ने लाइक अली को सज़ा मौत दे दी, लेकिन हाई कोर्ट ने ये सज़ा तब्दील करके उम्र कैद कर दी। 2-2.5 साल बाद इत्तेफाक से मनोहर किशन के साथ मुलाकात हो गई।
وہ اس وقت انسپکٹر ہو چکا تھا۔ مجھے ارملا اور زیبا یاد آ گئے۔ منوہر سے ان کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ بڑے خلوص اور پیار سے رہ رہے ہیں اور ارملا ایک بیٹے کی ماں بھی بن چکی ہے اور بہت ہی خوش ہے۔